पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि वांग के पीछे वो 7 लीफ ओल्ड मैन आकर पड़ चुका था। वो अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए वांग के ऊपर अटैक करने की कोशिश करता है क्योंकि वो वांग को अपना तालिस्मान पपेट बनाना चाह रहा था। लेकिन वांग अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए उसके साथ बहुत ही बढ़िया तरीके से फाइट करता है और उसको इतना कुत्तों की तरह भगाता है कि भाग भाग कर ही ओल्ड मैन की हालत खराब हो चुकी थी। वो इतना भागता है कि उसका सारा का सारा स्पिरिचुअल ऑरा खत्म हो चुका था। वांग ने उसको उसी वॉइड के अंदर फंसा कर रख दिया था ताकि अब कभी भी ओल्ड मैन उसके अंदर से बाहर निकल कर आ ही ना सके। लेकिन वांग खुद भी वहां पर फंस जाता है, जिस वजह से अब उसको भी उसके अंदर से बाहर निकलना होगा। बाहर नहीं निकला तो वो हमेशा के लिए वहीं फंस जाएगा। जिसके बाद यहाँ से ये एपिसोड शुरू होता है। तो इस एपिसोड की शुरुआत में हम इमॉर्टल ग्रेवयार्ड के बाहर का सीन देखते हैं, जहाँ पर वांग की जो ओरिजिनल बॉडी थी वो हवा के अंदर ही पूरी ताकत से पंच मार रही होती है, क्योंकि वो देखना चाह रही थी कि किस तरह से मैं वांग की जो क्लोन बॉडी है उसको बचा सकूं, क्योंकि वो वॉइड के अंदर गया तो मुझे कैसे भी करके वहां पर जाकर उसको बचाना होगा। तो वो हवा में ही पंच मारते हुए अलग अलग वॉइड क्रिएट कर रहा था। वो कहता है कि अगर मैं इन क्रैक्स के अंदर जाऊं तो मैं वांग को ढूंढ तो सकता हूं, लेकिन अगर मैं भी अंदर चला गया तो फिर मुझे कौन बाहर निकालेगा। तभी उसको सामने से वो लड़की जाते हुए दिखाई देती है अपने एल्डर के साथ, जो सभी को इमॉर्टल ग्रेवयार्ड में लेकर आई थी। तो वांग की जो ओरिजिनल बॉडी थी वो उन दोनों का ही पीछा करना शुरू कर देता है। एल्डर वांग की ओरिजिनल बॉडी को देखकर एकदम हैरान रह चुका था कि आखिर ये बंदा कौन है जो हमारे रास्ते को रोक कर खड़ा हो गया। तो वो अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग अटैक वांग के ऊपर कर देता है, लेकिन वांग ने एक ही पंच मारते हुए उसके अटैक को चकनाचूर कर दिया था। वांग पूरे एटीट्यूड के साथ वहां पर आकर खड़ा था, जैसे वो जमीन पे पैर मार रहा होता है कि पूरा आसपास के इलाके में एक स्ट्रॉन्ग फॉर्मेशन क्रिएट हो जाता है। उसकी पावर बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग लग रही थी। एल्डर यहाँ पर वांग से कहता है कि इससे पहले तो हम कभी नहीं मिले, तो हमने आपको क्यों ही ऑफेंड कर दिया जो आप हमसे लड़ने के लिए आए? क्या बिगाड़ा है हमने आपका? तो वांग उससे कहता है कि तुम लोग करीब करीब 7 लोग थे ना जो इमॉर्टल ग्रेवयार्ड के अंदर गए थे, तो 2 ही बाहर क्यों आ रहे हैं? बाकी के लोग कहाँ गए? मुझे उनके बारे में जानना है। वो जो लड़की थी वांग की ओरिजिनल बॉडी को देखकर कह रही होती कि इससे पहले मैं इस इंसान से कभी मिली तो नहीं, लेकिन ऐसी सिमिलर वाली फीलिंग क्यों आ रही है कि मैं इससे पहले भी मिल चुकी हूँ। वांग की ओरिजिनल बॉडी पूरे गुस्से के साथ कहती कि बताओ मुझे कि कहाँ है बाकी लोग, नहीं बताओगे तो बहुत ही बुरी मौत मारूंगा यहाँ पर, जो तुम सोच भी नहीं सकते। वो जो लड़की थी वो कहती है वांग से कि देखिए आप मेरे एल्डर को कुछ मत करिए। बहुत पहले जब सुजाकू सेक्ट वालों ने मुझे कैद करके रख लिया था तब मैं बड़ी मुश्किल से वहां से भाग पाई थी, और उसके बाद मेरे एल्डर ने ही मुझे सहारा दिया और मुझे संभाला। एल्डर हर टाइम कुछ भी हो तो मेरी प्रोटेक्शन के लिए सामने खड़े रहते हैं, इसलिए आप उनको नहीं मार सकते। हम सब यहाँ पर मानते हैं कि इमॉर्टल ग्रेवयार्ड के अंदर गए थे, लेकिन हमें बाकियों के बारे में कोई जानकारी नहीं है। सिर्फ हम 2 ही बाहर निकल कर आ पाए, बाकी लोग का कोई ज्यादा पता नहीं। इसके बाद वो एल्डर को इशारा कर देती है कि वो वांग के ऊपर जाकर अटैक करे। तो बेवकूफ एल्डर सीधा वांग की ओरिजिनल बॉडी की तरफ चला जाता है अटैक करने के लिए, लेकिन वांग ने एक ही लात मारते हुए उस एल्डर का अंचर पंचर ढीला कर दिया था। वो उसको इतना मारता है कि एल्डर की हालत खराब हो चुकी थी। वो उसका गला दबाते हुए कहता है कि लगता है जान की कीमत तुम्हारे लिए कुछ है नहीं, इसलिए मुझ पर अटैक करने के लिए आ गए। अपनी मौत से खुद भिड़ने आए हुए हो तुम, तो ऐसे कैसे जाने दो। ये सुनकर वो जो लड़की थी वो यहाँ पर वांग से कहती कि प्लीज रुक जाइए, हम मानते हमसे गलती हो गई, हमें आपके ऊपर अटैक नहीं करना चाहिए था, लेकिन आपको अगर खाली मारना है ना तो सिर्फ एल्डर को नहीं बल्कि मुझे भी मारिए। हम दोनों यहाँ पर मरने के लिए तैयार है, हमें डर नहीं लगता मरने से। ये सुनकर वांग को बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था कि ये लोग तो मेरा दिमाग खराब कर रहे, कुछ काम की चीज बता तो नहीं रहे, लगता है इनसे ही काम निकलवाना पड़ेगा। तो वो वहां पर एक और वॉइड क्रिएट करता है और उसके अंदर उन दोनों को भेज देता है, ताकि अब ये दोनों वॉइड के अंदर जाने के बाद वांग को ढूंढ सके। और जब ये ढूंढेंगे तो ओरिजिनल वांग को इशारा कर देंगे, उसके बाद वांग उसको बचाने के लिए चला जाएगा। वांग उनसे कहते हुए जाता है कि मैंने अपने डिवाइन कॉन्शियसनेस का थोड़ा सा पार्ट तुम दोनों के अंदर डाल दिया, जैसा तुम वांग को देखोगे ना मुझे पता चल जाएगा, तो जाओ वांग को ढूंढो, मैं तुम दोनों की जान बख्श दूंगा। इसलिए अब वो एल्डर और वो जो लड़की थी दोनों वॉइड के अंदर ही वांग को ढूंढने लग जाते हैं। तो वहीं वांग अपना स्टार कंपास पे बैठकर आगे बढ़ते जा रहा था। जैसे वो आगे बढ़ रहा होता उसको अजीब सी फीलिंग आने लगती है कि शायद उसकी डिवाइन कॉन्शियसनेस आस पास ही मौजूद है, क्योंकि ओरिजिनल बॉडी ने दोनों के अंदर वो डिवाइन कॉन्शियसनेस डाला था। तो वांग को पता चल जाता है कि ये अभी कहाँ मौजूद है, तो वो खुद ही जाने लगता है उन दोनों के पास, क्योंकि वो दोनों वांग की क्लोन बॉडी को डायरेक्शन बताने के लिए आए हुए थे कि कहाँ उसको उसकी ओरिजिनल बॉडी मिल सकती है। ऐसे ही ढूंढते हुए कुछ दिन गुजर चुके थे। यहाँ पर ये दोनों वांग की क्लोन बॉडी को ढूंढ रहे थे, तो वही क्लोन बॉडी वांग का जो था वो इन दोनों को ढूंढ रहा था। और थोड़े दिन के बाद दोनों की मुलाकात हो ही जाती है। दोनों आमने सामने आकर खड़े हुए थे, और जैसे ये लोग यहाँ पर आते हैं उनके अंदर से जो ओरिजिनल बॉडी की डिवाइन कॉन्शियसनेस थी वो निकल कर क्लोन बॉडी के पास आ जाती है। थोड़ा सा यहाँ पर कंफ्यूजिंग था, लेकिन आप समझ जाएंगे कि इजी से
कौन सी क्लोन बॉडी है और कौन सी ओरिजिनल बॉडी। तो अब कॉन्शियसनेस क्लोन बॉडी को मिलने की वजह से ओरिजिनल बॉडी को पता चल जाता है कि वांग कहाँ पर मौजूद है, तो वो वहीं का एक पंच मारते हुए वॉइड क्रिएट कर देता है ताकि उसके अंदर से वांग की जो क्लोन बॉडी है वो आसानी से अब इमॉर्टल ग्रेवयार्ड के अंदर से बाहर निकल कर आ पाएगी। बाहर निकलने के आने के बाद वो जो लड़की और एल्डर थे वो ओरिजिनल बॉडी से कह रहे होते कि अब तो हमने वांग की क्लोन बॉडी को ढूंढ लिया, अब तो हमें जाने दीजिए। लेकिन वांग की ओरिजिनल बॉडी उस वॉइड को ही वहां पर बंद कर दी थी कि जाओ और अपने से जगह ढूंढ लो। मैंने सिर्फ कहा था कि तुम लोगों को जिंदा छोड़ूंगा, ये नहीं कहा था कि उसके अंदर से बाहर निकालूंगा। इसके बाद क्लोन और ओरिजिनल बॉडी दोनों आमने सामने आकर खड़े हुए थे। क्लोन बॉडी कहती कि मैं तुम्हारे लिए वही रीइंकार्नेशन फ्रूट लेकर आया हूँ, उसकी मदद से तुम यहाँ पर अपनी कल्टीवेशन को स्ट्रॉन्ग कर सकते हो। ये सुनकर ओरिजिनल बॉडी खुश हो जाती है और वो सभी वहाँ से अब उसी पगोड़ा के अंदर आ चुके थे जो कि ज़ाओये का पगोड़ा था। यहाँ पर आने के बाद वांग जो होता है वो वही जो फ्रूट लेकर आया था रीइंकार्नेशन वाला, वो अपनी ओरिजिनल बॉडी को दे देता है, जिस वजह से ओरिजिनल बॉडी की पावर इंक्रीज होने लगी थी। वो अपना कल्टीवेशन करना शुरू कर देता है, मानो कि कल्टीवेशन करते हुए वो अपना ब्रेक थ्रू कर जाएगा। वो एकदम हवा में फ्लोट करने लग गया था और उसके अंदर से उसका ऑरा का भवंडर बाहर निकल रहा होता है। काफी कमाल का और काफी खतरनाक लग रहा था वो। इस चीज को देखकर वांग की जो क्लोन बॉडी थी वो यहाँ पर कहती है कि फाइनली तुम यहाँ पर एक अब ओरिजिनल एंशिएंट गॉड की तरह बनते जा रहे हो, तुम्हारी कल्टीवेशन इंक्रीज हो रही है एंशिएंट गॉड के लेवलों के हिसाब से। जैसा कि मैंने सोचा था ये फ्रूट तुम्हारे काम आएगा, तो वो बात बिल्कुल सच निकली। इसके बाद हम करीब 3 साल बाद का सीन देखते हैं जहाँ हमें वही गांव दिखाया जाता है जहाँ पर ज़ाओरू रहा करती है, वही ज़ाओरू जिसके अंदर लिम वान की सोल मौजूद है। गांव के अंदर एक अजीब सी लहर मची हुई थी, बहुत सारे बच्चे थे जो आकर यहाँ जमा हुए थे क्योंकि आज के दिन एक एल्डर आता है जो बच्चों को अपने सेक्ट में ले जाने के लिए चुनने का काम करता है। तो उसी के लिए गांव के जितने भी सारे बच्चे थे वो सभी यहाँ पर अपनी तैयारी में लगे थे कि इस बार वो एल्डर किसको चुनकर अपने सेक्ट में ले जाने वाला है। एल्डर जो था एक के बाद एक करते हुए सारे के सारे बच्चों को चेक कर रहा था, वो उनकी फिजिकल और स्पिरिचुअल पावर को चेक कर रहा होता है, लेकिन कोई भी यहाँ पर उसको ऐसा इंसान नहीं मिला था जिसके अंदर स्पिरिचुअल रूट मौजूद हो। वो कहता है कि लगता है इस बार भी कोई नहीं मिलेगा, मैं हमेशा आता हूँ लेकिन मुझे स्पिरिचुअल रूट वाला कोई भी बच्चा नहीं मिलता। जिसके बाद अब बारी आती है ज़ाओरू की, वो भी उस एल्डर के सामने आकर खड़ी हो चुकी थी। जैसे ही एल्डर उसकी पावर चेक करता है उसके पैरों तले से जमीन खिसक जाती है क्योंकि सच में ज़ाओरू के अंदर स्पिरिचुअल रूट मौजूद थी। वो कहता है कि मुझे ये बच्ची चाहिए, इस साल मैं इसी बच्ची को ले जाऊंगा अपने सेक्ट में ज्वाइन करवाने के लिए। ये सुनकर ज़ाओरू के जो माता पिता थे वो थोड़े से उदास हो जाते क्योंकि अब उनकी बच्ची उनसे दूर चली जाएगी। सभी कहते हैं कि ये बच्ची तो गूंगी है, बोल नहीं सकती, तो फिर आप इसको कैसे ले जाओगे। लेकिन एल्डर कहता है कि गूंगी हुई तो उससे क्या हुआ, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं तब भी इस बच्ची को ले जाऊंगा। ये सुनकर बच्ची के माता पिता जो थे वो एल्डर को शुक्रिया करने लगते कि चलो ठीक है, आपने अगर हमारी बच्ची को चुना है तो ये बहुत ही अच्छा होगा हमारी बच्ची के लिए। लेकिन हम दूर खड़े एक बंदे को देख पाते हैं जो इस सारी चीजों के ऊपर नजर रखे हुए था। ये बंदा था कौन अभी तो हमें नहीं पता चलता। इसके बाद वो एल्डर ज़ाओरू को अपने साथ ले जा रहा होता है। मन में वो कह रहा था कि बहुत बढ़िया, इस साल तो बड़ी कमाल की बच्ची मिली है, इस तरह की बच्ची को मैंने इससे पहले नहीं देखा था जो कम उम्र में इतनी ज्यादा स्पिरिचुअल स्ट्रॉन्ग रूट को रखती हो। लेकिन वो जो एल्डर था थोड़ा ज्यादा गुस्से वाला था। जैसे ही ज़ाओरू थोड़ी आगे बढ़ रही थी और उसका पैर फिसल जाता है तो वो एल्डर उससे कहता है कि देख के चलना नहीं होता है क्या, गूंगी हो अंधी भी हो क्या साथ में। वो जबरदस्ती ज़ाओरू को पकड़ कर चलाने की कोशिश कर रहा था। ये देख कर ज़ाओरू डर के मारे उसको दांत काट लेती क्योंकि वो थी तो बच्ची ही, तो उसको जो सेल्फ डिफेंस पे लगा उसने वो ही कर दिया। ये देखकर तो एल्डर का खून खोल जाता है। वो कहता है कि अब तो मैं तुझे जान से मार डालूंगा, तू बच्ची होकर मुझे दांत कैसे काट सकती है, ज्यादा तेरे अंदर चर्बी है क्या। लेकिन जैसे वो ज़ाओरू के ऊपर अटैक करने वाला था कि तभी वहां पर वांग पहुंच जाता है जो उसके ऊपर हाथ ही क्या रखता है कि एल्डर पूरी तरह से स्टॉप हो चुका था। वो चाह कर भी हिल नहीं पाता बस वांग के उसके ऊपर हाथ रखने से। इसके बाद वांग एक ही हाथ से उड़ाकर एल्डर को कहाँ फेंक देता है पता ही नहीं चलता। वांग को यहाँ पर लाने वाला वही एल्डर था जो थोड़ी देर पहले सारी चीजें देख रहा था क्योंकि वो वांग का ही एल्डर था जिसको वांग ने रखा था ज़ाओरू का ख्याल रखने के लिए। तो उसने एल्डर की सारी हरकत वांग को बता दी, इसलिए वांग आया था ज़ाओरू को बचाने के लिए। ज़ाओरू वांग को देखकर बड़ी खुश होती है कि वाह, इसने तो आकर मुझे बचा लिया। वो वांग को पहचानती बिल्कुल भी नहीं, लेकिन वांग जब भी उसको देखता तो उसको उसके अंदर सिर्फ ली मुआन ही दिखाई देती है। बस वो उसी को याद करने लग जाता। उसको ज़ाओरू के अंदर तो सिर्फ ली मुआन ही नजर आती थी। ये देखकर वो जो ज़ाओरू होती है वो वांग को
अंकल कहकर बुलाने लगती है। वांग थोड़ा सा शर्मा जाता है कि उसकी लवर उसको अंकल कह रही है, लेकिन वो फिर भी कुछ नहीं कहता। वो कहता है कि ठीक है, तुम्हें जो सही लगे तुम वो कह सकती हो मुझे। साथ ही वो इस चीज से बड़ा खुश होता है कि ज़ाओरू तो बोल सकती है। सभी का कहना था कि ज़ाओरू नहीं बोल सकती है, लेकिन ये तो बहुत अच्छी बात है। गिरने की वजह से ज़ाओरू के हाथ में छोटी सी चोट लगी थी, तो वांग अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए उसकी वो चोट भी सही कर देता है। ज़ाओरू बड़ी खुश कि अरे वाह, आपने तो इतनी जल्दी मुझे ठीक कर दिया, आप तो बिल्कुल जादूगर हो। वांग कहता है कि क्या तुम मेरे साथ घूमने चलोगी, हम खूब मस्ती करेंगे। तो ज़ाओरू कहती है कि क्यों नहीं, बिल्कुल मैं चाहूंगी ना आपके साथ। वांग अपने मन के अंदर कह रहा था कि थोड़ी देर के अंदर ही ये जो ज़ाओरू है ना, वो अपना कल्टीवेशन को इंक्रीज करना शुरू कर देगी। इसके पेरेंट्स कल्टीवेटर नहीं है, वो मामूली लोग हैं, और कभी भी कोई बड़ा खतरा आता है ना तो वो ज़ाओरू को नहीं बचा पाएंगे। इसलिए मुझे जिम्मेदारी लेनी होगी ज़ाओरू को प्रोटेक्ट करने की। मैं ज़ाओरू को ऐसे अकेले तो नहीं छोड़ सकता, ताकि कहीं ज़ाओरू को कुछ हो न जाए। इसके बाद वो एल्डर के साथ ज़ाओरू को यहाँ से लेकर घुमाने चले जाता है, ताकि ज़ाओरू का थोड़ा सा एंटरटेनमेंट कर सके। जो सीन दिखाते ही ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है।